नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज़ में। और आज एक बहुत ही खास टॉपिक को लेके हम एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, वो केस स्टडी काफ़ी अपने आप में खास है, और ख़ास वो इसलिए है क्योंकि वो जुड़ी हुई है देश के फाइनेंशियल हेल्थ से। जी हाँ दोस्तों, ये केस स्टडी है उस स्कैम के बारे में जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, उस 14,000 करोड़ के स्कैम के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीएनबी बैंक घोटाले। आज उस स्कैम को लेके हम लोग इसमें पूरे एक केस स्टडी में डिटेल एनालिसिस करेंगे और आपके साथ बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये स्कैम, इतना बड़ा स्कैम आखिरकार कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या उसके पीछे के रीजंस थे, इस स्कैम की पूरी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से इन लोगों ने इतने बड़े स्कैम को असल में अंजाम दिया, और क्या हमारे सिस्टम के फेलियर्स थे, क्यों हमारा सिस्टम राइट टाइम पे इस तरह के इनके स्कैम को पकड़ नहीं पाया और बहुत लेट हम लोग उसके बारे में जान पाए। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अभी इन लोगों का स्टेटस, जो कल्प्रिट्स हैं और जो फ्रॉड करके यहाँ से भागे हुए हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इनका अभी करंट में क्या स्टेटस है, ये अभी कहाँ रह रहे हैं, इनके ऊपर क्या एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया जा रहा है, क्या उसका स्टेटस है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करे हुए आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी को आपके साथ शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डेफिनेटली अपने व्यूज और कमेंट्स जरूर हमारे साथ शेयर। हेलो दोस्तों, तो अभी पीएनबी बैंक स्कैम के बारे में हम लोग इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली आपके साथ कुछ फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको उन फैक्ट्स के बारे में डेफिनेटली हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले पीएनबी का जो ये बैंक स्कैम है दोस्तों, ये एक दिन या रातों रात इतना बड़ा स्कैम नहीं हो गया था। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का एक कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम के अगेंस्ट में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में और देश के अगेंस्ट में। और इनके साथ साथ ये लोग काफ़ी समय से एक तरीके से एक जॉइंट वेंचर करके एक इतना बड़ा स्कैम हमारे देश के अगेंस्ट में इन लोगों ने करा। इस स्कैम को सबसे पहले जो उजागर हुआ था, ये स्कैम ये पीएनबी बैंक के, जो कि मुंबई में के हैं जोनल मैनेजर, जोनल ऑफिस है मुंबई के अंदर, वहाँ के डिप्टी जनरल मैनेजर अविनाश नेपालिया ने सीबीआई को 29 जनवरी 2018 को एक रिटन में शिकायत दर्ज करी। और उस शिकायत में उन्होंने पाया, जो उनकी पहले उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस करे थे, उसमें उन्होंने पाया कि कुछ 280 करोड़ की हेराफेरी की गई है बैंक के अंदर, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने सीबीआई को एक कंप्लेंट लेटर दिया। और सीबीआई इस 280 करोड़ के ऊपर ही पहले अपना रिसर्च फोकस करके कर रही थी। इसमें जो शिकायत दी गई थी वो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अगेंस्ट में दी गई थी। और ये जो मुंबई का ब्रांच है, ये बराडी हाउस में स्थित पीएनबी की मिड कॉर्पोरेट शाखा है। वहां से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स जो है फर्जी तरीके से जारी करे गए थे। जी हाँ दोस्तों, और ये जो एलओयू जारी करने का फर्जीवाड़ा था, असल में ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और इसमें कुछ बैंक के कर्मचारियों ने भी इन लोगों का साथ दिया था, इनकी कंपनीज का साथ दिया था। और इनकी कंपनी जो थी डायमंड आर यूएस करके, सोलर एक्सपोर्ट्स करके और स्टीलर डायमंड्स करके, उनके लिए ये एलओयूज जो थे ये जारी करे गए थे। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इन एलओयूज को जारी करने के लिए जो एक सेट परफॉर्मा रहता है और कुछ बैंकिंग ऑफिशियल्स के बहुत ही सिक्योर्ड पासवर्ड्स रहते हैं, वो पासवर्ड्स भी उस जमाने में नीरव मोदी के पास हुआ करते थे। वो अपने दम पर उन एलओयूज को जारी कर लिया करते थे, ऐसा भी सुनने में आई है बात। और इन कंपनीज में जो डायरेक्टर्स थे, हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। इन कंपनीज में नीरव मोदी, निशाल मोदी और अमी नीरव मोदी, और इसके साथ मेहुल चिनू भाई चोकसी जो थे, ये 3-4 पार्टनर्स के नाम सबसे प्रथम दृष्टया जो है सामने निकल के आते हैं। और कंपनी के कुछ इनके ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने कुछ दिसंबर 2018 के अंदर ही बैंक के कांटेक्ट करा और बैंक से कहा कि हमारी क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ा दी जाए और हमें कुछ फॉरेन सप्लायर्स को पेमेंट करना है। लेकिन जब बैंक ने इनसे कहा कि एग्जैक्टली क्रेडिट लिमिट आपकी ऐसे नहीं बढ़ सकती है, आपको 100% कैश मार्जिन आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे,
तो उसके अगेंस्ट में ही हम लोग LOUs जो है जारी कर पाएंगे। तब कंपनी के ऑफिशियल्स ने उनके साथ कुछ फॉर्मल बातों में कहा कि हम लोग पहले भी इस तरीके से काम करते थे और अभी भी हम लोगों को इस तरीके से हम आप लोग फेवर दे दीजिए। तब बैंक ने अपने बैंक रिकॉर्ड्स में इन बातों को चेक करा तो पाया कि इस तरह की फैसिलिटी उनको किसी तरह का कोई जिक्र नहीं था कि उनको दी गई है। और इसके साथ ही जो शुरुआत की जांच की गई थी, प्राथमिक जांच की गई थी, उसमें पाया गया कि जो बराड़ी हाउस की जो ब्रांच है, उस ब्रांच के डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर जो थे मिस्टर गोपाल नाथ शेट्टी और एक और कर्मचारी जिनका नाम आ रहा है वो है हनुमंत खरात। ये पाया गया कि इन दोनों ने कुछ नियमों का, डेफिनेटली बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया था और इनके माध्यम से ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने इतना बड़ा स्कैम देश के अंदर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम है जिससे पूरी फाइनेंशियल हमारी अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई। PNB बैंक को भी बहुत बड़ा झटका लगा और इन लोगों ने कुछ काफी लंबे समय में 2017 में ही कुछ 8-9 LOUs जो है वो जारी करी थी इनके फेवर के अंदर, जो कि फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 14 फरवरी को कुछ मिला के 8 LOUs इन लोगों ने जारी करी थी, जो कि डायमंड आर, US और सोलर एक्सपोर्ट्स के जो है पक्ष में ये LOUs जारी करे गए थे। ठीक है, और इन LOUs की जो रकम को उस समय के अकॉर्डिंग जब कन्वर्ट करा गया, उस समय डॉलर और रुपए का जो रेट था वो 63.47 के आसपास था और जब उसको कन्वर्ट करा गया तो पाया गया कि करीब करीब 2 अरब 80 करोड़ 70 लाख 12,000 समथिंग रुपए का एक बड़ा घोटाला स्कैम हो गया है, क्योंकि उस समय उजागर होकर आया। और इसके अंदर जिन लोगों ने अगेंस्ट बैंक के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी थी उसमें जो नाम मेन आ रहे थे वो आ रहे थे गोकुलनाथ शेट्टी का नाम था, उसमें मनोज जो है हनुमंत खरात का नाम था, उसमें हेमंत जो है भट्ट का नाम था, उसमें कविता मानिकर जो का नाम था। और इन लोगों ने मिलके PNB, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक के साथ कुल मिलाकर कुछ 280 करोड़ का जो एक फर्जीवाड़ा जो था, एक बड़ा स्कैम जो था वो देश के अगेंस्ट में करा। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और जानते हैं कि इतना बड़ा स्कैम हुआ और हम लोगों को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला, क्या इसके पीछे के रीजंस थे, क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में खामियां थी कि हमें इसके बारे में पता नहीं लगा। तो आइए दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं और आपको डिटेल में इसके बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा स्कैम हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो गया और हमारे बैंकिंग सिस्टम को, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसके बारे में पता नहीं लगा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों असल में क्या था, ये स्कैम 2011 से 2017 के बीच में ये पूरा का पूरा जो इतना बड़ा स्कैम था ये हुआ था। असल में 2011 से 2017 एक दिन में इतना बड़ा स्कैम नहीं, और इसके साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स रही, मेजर इश्यूज रहे कि इतना बड़ा स्कैम उजागर होकर आया और ये कुछ 14,000 करोड़ का स्कैम निकल कर आया। इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स थे। इंफीरियर टेक्नोलॉजी, हमारा जो टेक्नोलॉजी उस समय हम यूज कर रहे थे वो इतनी कंपेटेबल नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ उस समय जुड़ के और हम लोग समानांतर रूप से काम कर सकें। और वीकर रिस्क मैनेजमेंट भी हमारे यहाँ था, इस कारण से भी हम लोगों को इतना बड़ा स्कैम जो है झेलना पड़ा। और इनसफिशिएंट रेगुलेटरी ओवरसाइट जो था, हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था कि हम लोग उसको मैचअप कर सकें, उन चीज़ों को मिलान कर सकें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और दोस्तों ये कहा रहता है अगर ये फ्रॉड 2018 के अंदर ओपन हुआ, अगर एक साल पहले अगर शायद ये ओपन हो जाता तो शायद बैंक का 5,000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है कम होता, क्योंकि इसमें जो मिस्टर गोकुलनाथ शेट्टी थे जो कि 2018 में रिटायर होने वाले थे, उस इंसान ने 2017 में मार्च से लेके मई के बीच में करीब करीब 5,000 करोड़ के LOUs जो थे, बैंक गारंटी जो थी वो इशू करी थी अगेंस्ट ये जो इन फेवर ऑफ नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी के कंपनी के लिए। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा हमारे देश के लिए। इसके बीच में ही एक न्यूज निकल के आती है कि बांग्लादेश सेंट्रल बैंक जो था उसको इसी टाइम पीरियड के अंदर 16-17 के आसपास बैंक जो बांग्लादेश सेंट्रल बैंक था उसको कुछ हैकर्स ने हैक करा था और उससे 590 करोड़ का एक वहां भी स्कैम लोगों ने करके दिखाया था एग्जाम में। तो ये बैंक की कहीं ना कहीं, बैंकिंग सिस्टम की कहीं ना कहीं कुछ खामियां उजागर इससे हो रही थी।
कि कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ वीकर साइड्स हैं जिसका लोगों को पता लग रहा है, और बैंकिंग सिस्टम 100% फुल प्रूफ सेफ नहीं है। और इसीलिए इस पे हम लोग साथ में काम नहीं कर पाए। हमारा जो इंडियन बैंक का जो सिस्टम था वो उतना कंफर्टेबल नहीं था उस वक्त 2017 में, कि जो कि इंटरनेशनल स्विफ्ट होता है उसको जो था हम डेली रिकंसाइल नहीं कर पाते थे स्विफ्ट मैसेजेस को विद इंटरनल रिकॉर्ड्स, जो हमारे बैंकिंग रिकॉर्ड्स होते थे उनके साथ। और क्रिटिकल ये पोजीशन ये हो जाती थी कि ऑटोमेटेड और मैनुअल रिकॉन्सिलेशन जो होता था स्विफ्ट का, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाया करता था। इस कारण ये सब चीजें जो था इतना आसान और सहज नहीं थी बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग एम्प्लॉयज के लिए उसको रिकंसाइल करना। ये एक बहुत बड़ा मेजर लैक ऑफ पॉइंट्स था जिसके पता इन लोगों को था एग्जैक्टली, और इन लोगों ने उसके बिहाफ पे बैंकिंग जो सिस्टम थी उनकी खामियों का पता करके डेफिनेटली इन लोगों ने एक बहुत बड़े स्कैम को अंजाम दिया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं कि असल में करंट स्टेटस क्या है। मिस्टर नीरव मोदी, जो कि बड़ा नीरव मोदी है, उसका अभी करंट स्टेटस क्या है और क्या उसका बारे में अभी चल रहा है वर्तमान में मामला। असल में नीरव मोदी जो था इसको 2018 के अंदर जो है इनको गिरफ्तार करा गया, और वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इनिशिएटिव लेने के बाद डेफिनेटली इनको वहां गिरफ्तार करा गया, और एक वेस्टमिंस्टर वहां एक जेल है उसके अंदर इनको रखा गया है। असल में नीरव मोदी की अभी रिसेंटली इनके कुछ प्रत्यर्पण के ऊपर अपना केस जो थे ये निचली अदालत के अंदर हार गए हैं, और अभी केस होम सेक्रेटरी के पास इनका भेजा गया है, और वहां से अब इनको ये आगे डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं कि इनका ये किस तरीके से अदालत में से बचने के लिए ये अप्लाई कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं इंडिया इनका प्रत्यर्पण ना करा जाए। और नीरव मोदी को असल में अदालत ने पाया है प्रथम दृष्टया कि इन्होंने सबूतों को नष्ट करा है, इन्होंने जो गवाह हैं उनको भी नष्ट करने का प्रयास करा है। और अभी वर्तमान में नीरव मोदी का अभी जो रिसेंटली उन्होंने एक पैतरा अपनाया था, जो वेस्टमिंस्टर की जो वहाँ का कोर्ट है उसके अंदर उन्होंने अपने आप को मेंटली सिक बताया था, मानसिक तौर पे बीमार बताया था, और इंडिया में जो है जेल में प्रॉपर सुविधाएं नहीं है उसका भी बात हवाला इन्होंने दिया था। और उन्होंने कहा था मुझ पर कुछ गलत आरोप लगाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये आरोप पूरी तरीके से सिद्ध नहीं होते हैं, मामले को विवादित बता दिया था इन्होंने। तो इस तरीके से कोर्ट ने इनके जो बातें उन्होंने अपने वकीलों के थ्रू रखवाई थी एग्जैक्टली कोर्ट ने उन सब बातों को खारिज कर दिया है। और अभी जो वर्तमान में जो नीरव मोदी है ये वॉट्सवर्थ जेल में बंद है, और ये जो भी वर्तमान में इनकी सजा है इनको जो सुनाई गई जो कोर्ट में, ये सैमुअल गुजी करके जज हैं उनके थ्रू ये फैसला सुनाया गया था, और ये इनकी प्रक्रिया चल रही है और इनको अभी आगे अप्लाई करना है। डेफिनेटली इन्होंने आगे अप्लाई करा हुआ है, और इसके बाद अभी इनका हाई कोर्ट में केस डेफिनेटली जाएगा। उसके बाद ये चाहें तो ये मानवाधिकार कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये यूरोपियन अदालत के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है अपने आप को बचाने के लिए, किसी न किसी तरीके से इंडिया इनका प्रत्यर्पण ना करा जाए इसको लेके। और भारत में इनके अगेंस्ट में जो है मुकदमे डेफिनेटली चल रहे हैं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के अगेंस्ट में, और जो कि बैंक ऑफिसर्स के साथ मिलकर इन्होंने पीएनबी और दूसरे बैंकों को जो है 14,000 करोड़ का जो एक घोटाला जो करा है गारंटी पत्र के माध्यम से, जो बैंक गारंटी के माध्यम से बैंक घोटाला करा है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनके मामले दर्ज करे गए हैं। और ये डेफिनेटली काफ़ी सीरियस मैटर है, और इसके अंदर अब कोशिशें ऐसी की जा रही हैं कि इनको वहाँ से वापस लाया जा सके। एक्स्ट्राडिशन पॉलिसीज जो हैं हमारे और ब्रिटेन के बीच में, वो बीच में साइन करी गई थी काफ़ी समय पहले, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम लोग इसके ऊपर अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पेज हैं उस पॉलिसीज़ के अंदर भी। ब्रिटेन का ऐसा कहना है कि एग्जैक्टली आप किसी भी मुलजिम को यहाँ से आप प्रत्यर्पण करके लेके जाते हैं तो आप उसे वहाँ किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा आपके देश में। जिन चार्जेस में आप उसको वहाँ से लेके जा रहे हैं उन चार्जेस में ही आपको उसके ऊपर केस चलाना पड़ेगा, आप उसको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं। काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगे हुए हैं और काफ़ी टेक्निकलिटीज़ उन लोगों ने फंसा रखी है, इजीली नहीं है वहाँ से किसी को भी प्रत्यर्पण करना। किसी सैनिक या किसी राजनीतिक रूप से समृद्ध व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं करा जा सकता है वहाँ से।
जितने भी आप देखें, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, आपके क्या नाम से, वो सबके सब जितने भी हैं, ये सारे के सारे बड़े बड़े स्कैम्स करने के बाद ललित मोदी हों, ये सब डेफिनेटली पूरा हमारा इंडिया छोड़ के ब्रिटेन ही भागते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की प्रत्यर्पण पॉलिसीज जो है, एक्स्ट्राडिशन पॉलिसीज इस तरह की हैं जो इनको फेवर करती हैं असल में, और इजीली बहुत कठिन है ब्रिटेन से यहाँ लेके आना इन लोगों को। तो इसके साथ ही दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस केस के बारे में, और अभी मेहुल चोकसी के स्टेटस के बारे में भी। अभी ये मामला वापस प्रकाश में आया जब मेहुल चोकसी को डोमिनिका की पुलिस ने वहाँ इलीगल तरीके से उनके देश में घुसने के आरोप में उनको गिरफ्तार करा, और अभी उनके ऊपर डोमिनिका के अंदर जो है केस चल रहा है वर्तमान के अंदर कि वो इलीगल तरीके से उनके देश में आए हैं। और वापस से ये मामला जो है काफ़ी प्रकाश में आ गया, मेहुल चोकसी का नाम वापस से न्यूज़ में आने लग गया, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कोशिश कर रही है कि डोमिनिका से ही सीधे उनको वापस इंडिया लाया जाए, सीधे सीधे उनको वापस एंटीगुआ न लेके जाया जाए, उनको वापस से यहाँ लेके आया जाए। अब कहानी ये है दोस्तों इसमें कि यहाँ देश छोड़ने से 2018 के स्टार्टिंग में ही नीरव मोदी ने इस केस के उजागर होने से पहले ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी इन दोनों ने इंडिया छोड़ दिया था, और ये लोग देश छोड़ के चले गए थे, और इवन नीरव मोदी लंदन गए थे सीधे भाग के यहाँ से, और जो मेहुल चोकसी थे उन्होंने उसके पहले ही 2017 से पहले इन लोगों ने एंटीगुआ बारबुडा जो आइलैंड्स हैं वहाँ की नागरिकता ले ली थी दोस्तों। तो वहाँ की नागरिकता लेना भी बहुत आसान है असल में। कुछ इसमें जो एंटीगुआ है वो कहते हैं कि $1 लाख का अगर आप उनको डोनेशन देते हैं तो वो आपको वीज़ा फ्री ट्रैवल भी देते हैं 160 कंट्रीज़ के अंदर, और आपको उन देशों की जो है वो नागरिकता मिल जाती है। आप उस देश के नागरिक होकर आप वहाँ रह सकते हो, उनका का पासपोर्ट आपको इशू हो जाएगा, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, क्योंकि एंटीगुआ एक बहुत छोटा सा आइलैंड है दोस्तों, कैरेबियन आइलैंड जो है कैरेबियन कंट्रीज़ में, आइलैंड कंट्रीज़ के अंदर। और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो कुछ 281 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ देश है, और 87 किलोमीटर का इसका एक छोटा सा कोस्ट लाइन है। और इसकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कुछ हार्डली 1 लाख से भी इसके कम जो है इसकी पॉपुलेशन होगी। अभी जुलाई 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं डेटा। और अभी जो है मेहुल चोकसी जो है इस देश में 2018 से शरण लिए हुए हैं, और एंटीगुआ के अंदर भी इसके ऊपर अभी केस चल रहा है। एंटीगुआ में जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर केस चला रही है, क्योंकि ये असल में यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंटीगुआ को कांटेक्ट किया और बताया कि एग्जैक्टली ये इस तरह का क्रिमिनल इसका रिकॉर्ड है, और ये आपके देश में एज अ सिटीजन रह रहा है, और ये इतना बड़ा एक तरीके से क्राइम इंडिया में करके यहाँ आए हुए हैं। तो एंटीगुआ में भी इनके जो है इनके अगेंस्ट में केस चल रहा है। रिसेंटली एंटीगुआ के और जो बारबुडा के जो पीएम है गैस्टन ब्राउन, उनका एक मीटिंग उन लोगों ने अरेंज करी अपने पूरे मिनिस्टर्स के साथ, और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस जो है उसको गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं चोकसी के अगेंस्ट में, जिससे कि उनको डिपार्चर करा जा सके, सीधे एंटीगुआ से उनको डिपार्चर करा जा सके। इस केस पे बात चल रही है। इसके साथ ही अभी वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि डोमिनिका के अंदर जो केस चल रहा है डायरेक्टली इंडिया को उनको सीधे वहां से ही उनको प्रत्यर्पित करा जा सके इंडिया को, ठीक है। इसके साथ ही एंटीगुआ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो मेलफोर्ड निकोलस जो है, उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ और बातों को खुलासा करा। उन्होंने कहा इसकी कुछ पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, जैसे रिवोकेशन ऑफ चोकसी सिटीजनशिप एंड एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया जो है वो इसके ऊपर चल रहा है। और जो मेहुल चोकसी है वो मई 23, 2021 से एक तरीके से मिसिंग हो गया था, उसके बाद से केस जो है उजागर आया। असल में इसके पीछे की कहानी ये है, कुछ एक मिस्टीरियस लड़की के बारे में भी बातें निकल के आ रही हैं इसमें, और वो भी ये कहा जा रहा है कि मिस्टीरियस लेडी जो भी है वो उनके साथ इनकी गर्लफ्रेंड है, वो उनको लेके वहाँ आई थी डोमिनिका, और इनका डोमिनिका छोड़ के क्यूबा जाने का इनका प्लान था, ये क्यूबा भागना चाहता था, और एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों छोड़ के क्यूबा भागना चाह रहे थे असल में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और इनको जो है डिटेन करा गया है डोमिनिका के अंदर इलीगल एंट्री के केस में, और इनके लॉयर के थ्रू ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली इनका कोई रोल नहीं है, ये इनको किडनैप किया गया था और किडनैप करके इनको वहाँ लाया गया है, इनका इसमें कोई रोल नहीं है, इस तरह के ये स्टेटमेंट्स वहाँ दे रहे हैं। और बट इनकी जो किडनैप वाली थ्योरी है असल में इसे कोर्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा, उनकी बातों को प्रॉपर तरीके से मान नहीं रहा है दोस्तों।
और इनका किडनैप जॉली हार्बर से करा गया, कुछ इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। बट ये बातें कोर्ट को पच नहीं रही हैं एग्जैक्टली। और जहाँ तक लगता है जो सबूत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहाँ सबमिट करे हैं एंटीगुआ के कोर्ट में और डोमिनिका की कोर्ट के अंदर अगेंस्ट नीरव और मेहुल चोकसी के अगेंस्ट में पूरा डिटेल इनको बताया गया है। हमारी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो ऑलरेडी वहाँ पहुंच चुकी है और पूरी कोशिश करी जा रही है कि मेहुल चोकसी को सीधे वहाँ से इंडिया लाया जा सके। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे कंट्रीज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे अभी जहाँ की आप कुछ पैसे देके डेफिनेटली वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ कंट्रीज के नाम आपको शायद शेयर करेंगे क्योंकि शायद सही नहीं है इन लोगों की पॉलिसीज जो कि, लेकिन ये लोग इनके बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, आइलैंड्स हैं और इनके जो मेन रेवेन्यू का जो सोर्स है शायद इसी तरीके के कुछ सोर्सेज इन लोगों ने बना रखे हैं बिजनेस के साथ साथ, ट्रैवल और टूरिज्म के साथ साथ इस तरह की कुछ सिटीजनशिप देके। और डेफिनेटली वहाँ जो है एक गवर्नमेंट जो है वहाँ की कुछ रेवेन्यू जो है जनरेट करने का कोशिश करती है। तो आशा है कि ये डेफिनेटली नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को हमारी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है वो वापस लाने की जो है उसमें उनके प्रयास जो है डेफिनेटली सफल होंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आज का ये वीडियो हमने कोशिश करी है जो पीएनबी बैंक स्कैम है उसको आपके साथ पूरा साझा करने की। तो ज़रूर आप अपने व्यूज़ जो है इस कैंप को लेके और इन सारी बातों को लेके कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या मत है पीएनबी स्कैम को लेके, नीरव मोदी को लेके, मेहुल चोकसी को लेके इन्होंने कैसा ये करा, क्या बैंकिंग सिस्टम को आप ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं और अभी का इनका स्टेटस क्या है, आपको लगता है ये वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। प्लीज़ अपने जो व्यूज़ हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो और डेफिनेटली आप ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट आप केस स्टडी कुछ या कोई वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल बिस्टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।